चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे अपना कैपिटल गेन जितना भी हो। लेट सपोज हम कहते हैं हमारा कैपिटल गेन है 3 मिलियन, 30 लाख रुपए। कैलकुलेट करें। अगर ऐसे ही छोड़ दें तो इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर देगा सिस्टम, लेकिन हमने इसको सब्जेक्ट टू फिक्स्ड और फाइनल टैक्स इसमें जरूर लिखना है, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है और इसका ताल्लुक नॉर्मल हमारे जो स्लैब रेट्स हैं उनके साथ कतन नहीं है। इसके अपने अलग रेट हैं, सब कुछ अलग थलग है। आपने जैसे ही किया, उसने क्या किया, यहाँ पे जीरो कर दिया। अब आप जाके देखेंगे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स पे, कंप्यूटेशंस पे हम पहुंचेंगे। कंप्यूटेशंस पे पहुंचेंगे, वो हमें गेन तो बताएगा कि आपका इतना गेन है, लेकिन वो इसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इवन वो आपकी इनकम भी रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है टोटल इनकम इज 3 मिलियन, यानी आपकी इनकम रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि इसके ऊपर टैक्स कितना है। टैक्स कैसे पता चलेगा? हम अभी इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम इसको थियोरेटिकली भी देखेंगे, ताकि हमें ये पता हो कौन से एसेट के ऊपर गेन आएगा, किस एसेट के ऊपर गेन नहीं आएगा, और किस एसेट के ऊपर आने वाला गेन कैपिटल गेन होगा, और किस केस में वो कैपिटल गेन की कैटेगरी से निकल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना। अब हमें क्या करना है, हमें फाइनल और फिक्स्ड की तरफ पहुंचना है। फिक्स्ड और फाइनल पे हम आए, यहाँ पे हमें कैपिटल गेन्स को ढूंढना है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मिल जाएगा। कैपिटल गेन्स, ये देखिएगा, कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37। हाँ जी, आगे 1A। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से एक्सीड नहीं कर रहा, 8, 10, 12 महीने के अंदर अंदर आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया, खरीदने के बाद आपने 1 साल वेट नहीं किया, बेच दिया। दूसरा क्या है, 1 से 2 साल तक वेट किया। तीसरा 2 से 3 साल तक वेट किया। अच्छा, ये होल्डिंग पीरियड वाला क्राइटेरिया कब एप्लीकेबल है? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। जो प्रॉपर्टी आपने 1 जुलाई 24 या उसके बाद खरीदी, उसके ऊपर स्ट्रेट रेट है 15%। उसके ऊपर जो भी गेन आएगा, टैक्स 15% होगा, याद रखें। अब खैर देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर अभी 1 साल नहीं गुजरा तो आप कहां पे लिखेंगे? यहां पे, वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। फिर बताना पड़ेगा फ्लैट है, प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, क्या है? प्लॉट है जी। कंटेंट्स बताएं, कहाँ पे है, कितना है, मरला कितना है, थोड़ी सी डिटेल्स दे दें। हम यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी को मलहूज़े खातिर रखते हुए प्लॉट ही लिख देते हैं और इसको करते हैं सबमिट। अब वैल्यू आपको लिखनी है, कितना गेन है 3 मिलियन का, कैलकुलेट करें। इसके ऊपर 450,000 रुपीज का टैक्स बना रहा है। 450,000 रुपीज का टैक्स क्यों बना रहा है? क्योंकि 15% का रेट लगाया है उसने। क्या उसने अपनी मर्जी से? नहीं, उसने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं किया। ये जनाब टैक्स लॉ इसको बैक कर रहा है। अब हम चलते हैं एक्सेल की तरफ और वहां पे जाके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने 7 मिलियन का परचेज किया। लास्ट ईयर हमने उसको 7 मिलियन का परचेज किया और सेल कर दिया 10 मिलियन का। तो सेल्स प्राइस में से परचेज प्राइस को आप माइनस कर दें, ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला भी है कैपिटल गेन का। जो रिजल्टिंग फिगर आता है वो कैपिटल गेन होता है। रिजल्टिंग फिगर आया 3 मिलियन, जो कि कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर इंपोज होगा एट द रेट ऑफ 15%। 450,000। अब बात आती है विद होल्डिंग टैक्स, टैक्स अंडर सेक्शन 236C। ये एक एडवांस टैक्स है, ये कट जाता है आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के वक्त। और ये फाइलर के लिए 2025 के मैं रेट बता रहा हूँ, यानी टैक्स ईयर 2025 के वो 3% है, और नॉन फाइलर के लिए
6% है। लेकिन 2026, यानी वैसे अभी हम 2026 में चल रहे हैं, अभी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें रेट्स ये हैं, फाइलर के लिए 3%, अगर अप टू 5 मिलियन हो, लेट फाइलर के लिए जनाब 6% और 10%। नहीं, ये मेरा ख्याल है लिखने में कुछ फर्क आया हुआ है, इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि 4.5% मेरा ख्याल कर दिया गया जो फाइलर के लिए ना, सेल के ऊपर। परचेज में वो कम कर दिया गया, 1.5% कर दिया गया है, और सेल की खैर अभी हम 2025 को डिस्कस कर रहे हैं। अब विथहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236C वो किस वैल्यू के ऊपर लगेगा? वो आपकी सेल्स प्राइस, लोग लेकिन डीसी वैल्यू रखते हैं, उसके ऊपर वो कम आता होना चाहिए। विथहोल्डिंग टैक्स 0.03, अब देखो रुपए विद होल्डिंग आप ऑलरेडी 3 लाख रुपए पे कर चुके हैं, तो टैक्स पेबल कितना आएगा? जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका पेबल बन जाएगा। आप दोनों का डिफरेंस ले लें, 450 माइनस 300,000, ये आपका 150,000 टैक्स पेबल बनेगा। हम इसको जाके देखते हैं पोर्टल पे कैसे मैनेज करना है। आइए मेरे साथ। आपने देखा कि आपका टैक्स 450,000 रुपीज बन रहा है। कंप्यूटेशंस पे आके इसको वेरीफाई कर लें कि क्या 450 ही बन रहा है, 450 बन रहा है। देखें, आपका फाइनल और फिक्स टैक्स जो है, या टैक्स चार्जेबल 450,000 है। इसको एडजस्ट करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, ये देखें बिल्कुल एंड पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं मजीद नीचे करता हूं, आपको क्लियरली नजर आ जाए, एडजस्टेबल टैक्स। अब इस एडजस्टेबल टैक्स में आपने क्या करना है, सेक्शन 236, ये देखें, सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। पहला क्या है, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज्ड एंड सोल्ड विद इन टैक्स ईयर। एक ही टैक्स पीरियड में ये वारदात होगी, टैक्स ईयर में एक ही में वारदात हुई। दूसरा क्या है कि टैक्स ईयर चेंज हो गया, 1 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया, वेयर प्रॉपर्टी परचेज प्रायर प्रायर पहले टू करंट टैक्स ईयर से पहले प्रॉपर्टी परचेज की गई थी, यानी अज्यूम करेंगे 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। अब आम आदमी तो यही कहेगा कि जनाब दोनों में फर्क क्या है, लेकिन इंशाल्लाह फर्क भी समझाऊंगा। ये दोनों, इसमें एक ये जो है ना विद इन टैक्स ईयर, ये मिनिमम टैक्स, और ये एडजस्टेबल टैक्स, ये एडजस्टेबल के अंदर होते हुए भी मिनिमम टैक्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। अब टैक्स कलेक्टेड आप लिखेंगे 3 लाख रुपए, 3 लाख लिख के आप वापस आएंगे कंप्यूटेशंस पे। कंप्यूटेशंस पे हम जैसे ही पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हमारा एडजस्ट हो गया है। देखिए, वैसे उसने उसको मिनिमम में डाला है, मिनिमम में डाला है, और यहाँ पे 150,000 आना चाहिए था, 224 रुपए कुछ और भी हैं एडजस्टेबल, वो भी एडजस्ट हो गए। 149,776 रुपीज हमें पे करने। वैसे कितना बनना था, 150, वो 224 रुपए और भी हैं। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, डीसी वैल्यू ले रहे होते हैं। प्रेफरेबल जो है, बेहतर तरीका, आप एफबीआर जो वैल्यूएशन रेट्स हैं उनको लें और उनके ऊपर सारी ट्रांजैक्शंस करें। परचेज करते हुए भी आप ने जब परचेज किया उसको वेल्थ में उसी वैल्यू पे रिपोर्ट करें। फिर जब सेल करेंगे तब भी आपने वही वैल्यूएशन उसी को फॉलो करना है। उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स कम से कम होंगे। अगर आप डीसी वैल्यू को लेके चलेंगे तो डीसी वैल्यू को भी बढ़ा दिया जाता है।
हर साल डीसी रेट्स या डीसी वैल्यू भी बढ़ाई जा रही, उसे फिर आपने क्या किया होता है, कॉस्ट आपकी बहुत कम आ रही होती है, और जब आपकी सेल्स प्राइस थोड़ी गेन टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कभी अलग से डिस्कशन करूंगा एक आध दिन में। चलें जी, अब हमें वो चीज समझनी है कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन किन एसेट्स के ऊपर आता है, बस इन्हें वाली थी, वो हमने समझ लिया। एक दो चीजें और भी मैं डिस्कस करूंगा। इसका आपने सिंपली चालान बनाना और जमा कर देना, ये अमाउंट जमा करवा देनी, बस इसमें कोई और मुश्किल नहीं। आइए जरा देखते हैं, कैपिटल एसेट्स की तरफ हम आ गए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, या तो लिखना चाहिए जनाब इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, या खाली इसको कैपिटल गेन्स कहना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ भली मालूम नहीं होती, लेकिन लोग लिखते हैं, लोग बोल भी देते हैं। कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by a person whether or not connected with a business but does not include। असल शरायत ये तीन है कि हर वो एसेट जो इनके अलावा है, जो इनके अलावा है वो क्या होगा? पहला जनाब, एनी स्टॉक इन ट्रेड, एनी, और बिजनेस की इन्वेंट्री पड़ी है, कोई रॉ मटेरियल पड़ा है, आपका पर्पस क्या है कि मैं इसको बेचूंगा, बेच के पैसे कमाऊंगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं, खुद मैन्युफैक्चर करके चीजों को फिर बेच रहे हैं, आपका मकसद बिजनेस करना है, बिजनेस करके पैसे कमाना है। तो वो प्रोडक्ट्स जिनको आपने बेच के बिजनेस इनकम जनरेट करनी है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट्स भी बिजनेस के ही, मैं कोशिश कर रहा हूं एज सिंपल एज पॉसिबल मैं आपको समझा सकूं। दूसरा है, एनी प्रॉपर्टी फॉर विच अ डिप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्लेम कर रहे हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि आपकी डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन जाती ही बिजनेस वाले हेड में, आपको बिजनेस में ही बिजनेस जो इनकम होती है उसको कम करने का मौका मिलता है लीगली, उसमें आपको रिलीफ मिलता है, उसमें आपको टैक्स कम देना पड़ता है। तो आप अगर इसका ये बेनिफिट उधर ले रहे हैं, तो जब इसको सेल करेंगे किसी ऐसी प्रॉपर्टी को, कोई बिजनेस की मशीनरी है या कोई बिजनेस की गाड़ी है, आप बिजनेस में उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, उसकी वजह से आपको टैक्स रिलीफ मिलता है, तो जब आप उसको सेल करेंगे, उसका फिर जो भी गेन या लॉस होगा वो बिजनेस के हेड में ही आएगा, बस याद रखिएगा। तो ये दूसरी आइटम निकल गई। तीसरा है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय पर्सन और हिज फैमिली डिपेंडेंट्स। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? आपके घर की इस्तेमाल की बहुत सी चीजें आ सकती हैं, आपका फर्नीचर है, आपके जनाब फिक्सचर्स हैं, जैसे एसी वगैरह हो गए, फिटिंग्स वगैरह जिनको आप बोलते हैं, या वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस तरह की कोई भी चीज आपने बेच दी, जनरेटर है वो बेच दिया, बेच के कुछ पैसे कमाने का मौका मिला, क्योंकि वो आपके जाती इस्तेमाल में थी या आपके घर वालों के जाती इस्तेमाल में थी, वो आपने बिजनेस पर्पज के लिए नहीं खरीदी थी कि हम जनाब वॉशिंग मशीन 10 खरीद लेते हैं, कुछ प्रॉफिट आएगा तो बेच देंगे, हम 5 फ्रिज खरीद के रख लेते हैं, कुछ मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो बेच देंगे, फिर तो बिजनेस है। लेकिन अब अगर आपने जाती इस्तेमाल के लिए उसको रखा था, आप अपडेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि फ्रिज जो पहले है उससे बेहतर ले लिया जाए, वो पुराना हो गया है, वो तंग कर रहा है, आप उसको बेचें, जो पैसे आपको मिले वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया है कि ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी से निकल जाएगा। फिर उसने ये भी नहीं कहा, जैसे इन दोनों का तो बता दिया ना कि ये तो बिजनेस वाले हेड में आ जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, खामोश है। इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी किस्म के जनाब टैक्सेबल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आ रहे। आपकी गाड़ी भी इसके अंदर आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में लोग पूछते हैं, बाइक है, गाड़ी है, मैंने अगर बेच दी, मुनाफा कमाया,
तो क्या उसके ऊपर टैक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो मूवेबल है, आपने जाती इस्तेमाल के लिए उसको रखा है। जब आप उसको बेचेंगे तो जितना भी मुनाफा, जितना भी प्रॉफिट आया है वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसको याद रखें, बस ये दो दो तीन लफ्ज आप गौर कर लें। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन जाती इस्तेमाल में है, मूवेबल प्रॉपर्टी है और जाती इस्तेमाल में। अब कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं, वो मूवेबल भी हैं और जाती इस्तेमाल में हो भी सकती हैं, लेकिन उसने उनको निकाल दिया। वो कह रहे कि ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएंगे, इनको हम फिर भी कैपिटल एसेट ही कंसीडर करेंगे। ऑल दो ये मूवेबल भी हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको इस कैटेगरी में डालना है। ये पर्सनल यूज में आती हैं, फिर भी हमने इसको कैपिटल एसेट में डालना है, और इनको बेच के अगर कोई मुनाफा होगा तो कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। कोई पेंटिंग है आपके पास, कोई ड्राइंग है, कोई वर्क ऑफ आर्ट, पुरानी कोई शायरी, कोई दीवान आपके पास पड़ा हुआ है मिर्जा गालिब का के हाथ से लिखा हुआ, कलमी नुस्खा जो पेन से लिखा गया हो, वो अगर आपके पास मौजूद है और आप उसको सेल करते हैं, अच्छे पैसे मिल सकते हैं। चाहने वाले, शौक रखने वाले बड़े होते हैं, तो आपको जो पैसे मिलेंगे उसके ऊपर हो सकता है आपकी कीमत खरीद बिल्कुल ही कम हो। आप अपनी बुक शॉप से उठा लाए 100-200 रुपए दे के, अब वो बिक रहा है 50,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए का, तो आपको तो फायदा होगा ना। तो वो कह रहा है ये पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, लेकिन फिर भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगा। ये चीजें स्पेसिफिकली उसने बता दी। देन हमारे पास पोस्टेज स्टैंप है, कोइन और मेडेलियन और एनी एंटीक और यूनिक आइटम, वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। अब अब हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रेट्स देख लें। हाँ जी, रेट्स इंपॉर्टेंट है, रेट्स इंपॉर्टेंट है। रेट्स, जी देखिएगा, फॉर प्लॉट प्रॉपर्टीज सोल्ड बिफोर 6 इयर्स, 24 से पहले खरीदी गई थी, उसके लिए होल्डिंग पीरियड अप्लाई होगा। मतलब उसमें ये देखा जाएगा, अगर आपने कोई 2022 में खरीदी थी तो देखा जाएगा कि 6 साल कब पूरे होते हैं, 6 साल के बाद फिर वो प्लॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। उसको अगर आप बेचते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। चाहे आपने 2 करोड़ रुपए कमाए, 5 करोड़ रुपए कमाए, कोई मसला नहीं। 15% का होल्डिंग रेट, अगर आपका सबर 15% का, आपने उससे पहले पहले प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। 12.5% का रेट ये होगा जब आपने 1 साल से ज्यादा सबर किया लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं गुजार पाए। 10% का रेट अप्लाई होगा जब आप 2 से 3 साल के दरमियान में कहीं रुक गए, आपने प्रॉपर्टी बेच दी 2.5 पौने 3 साल बाद। 7.5% का रेट अप्लाई होगा अगर आप 3 से 4 साल के दरमियान प्रॉपर्टी बेचते हैं, और 5% का अप्लाई होगा जब 4 से 5 साल, इस तरह 2.5 5 से 6 साल में। और अगर 6 साल से ज्यादा आप सबर कर जाते हैं, देयर विल बी नो 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 कैपिटल गेन टैक्स अप्लाइड। हाउस और बिल्ट अप प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्लॉट में फिर भी थोड़ा सा शक होता है, शायद इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया गया है। अगर आप कोई घर लेते हैं या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो इसका मतलब होता है आप रहना चाहते हैं यहाँ पे, रुकना चाहते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कोई घर आपको सूट नहीं करता, उसमें कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आती, फिर आप बेचने की तरफ जाते हैं, या आप समझते हैं यार ये घर छोटा है, हमें बड़ा चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है बंदा खुशी खुशी में बड़ा घर ले लेता है, अल्लाह ने पैसे दिए, फिर वो सोचता है यार इतनी तो हमारी जरूरत नहीं थी, हमें तो छोटा घर चाहिए। तो आप बेच सकते हैं उसमें, फिर वो आपका इम्तिहान लेता है 4 साल तक, 4 साल के बाद आपको इजी कर देता है। वो कह रहा है आपने 2021 में, 2022 में, 2023 में कोई घर खरीदा, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदी, आप उसको 4 साल बाद अगर बेचेंगे तो कोई 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 गेन टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेचेंगे 15% होगा, 1 से 2 साल में बेचेंगे 10% होगा, और 2 से 3 साल में 7.5%, 5% का रेट अप्लाई होगा अगर आप 3 से 4 साल तक वेट करते हैं।
अगर आप 4 साल से ज्यादा वेट कर लेते हैं तो फिर कोई गेन टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह एक तीसरी कैटेगरी भी है, वो अपार्टमेंट्स और हाई राइज की है, उसको फिलहाल मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो चलें, जल्दी जल्दी देख लें। इसमें क्या होता है जनाब, 15% अप्लाई होगा पहले साल में, और 7.5% अप्लाई होगा 1 से 2 साल में। उसके बाद ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा 2 साल के बाद।